नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं ये एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो हमको बताना है कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर लें तो इनके राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। कलकत्ता को लाया था राजकीय कोषागार को दोस्तों, किसको, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता को लाए थे। और इनमें इन्होंने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना भी की थी। अब अगर बात कर लें कि 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की 1781 में। तो वारेन हेस्टिंग्स के ये बारे में ये सब बताया जा रहा है। अब अगर बात कर लें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आइए जानते हैं। इन्होंने ज़िले में पुलिस थाना की स्थापना की और एक दरोगा को इंचार्ज बनाया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, यूनेस्को किससे संबंधित है। तो हमको बताना है कि यूनेस्को जो है वो किससे संबंधित है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। कहाँ पे दोस्तों, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी स्थापना के बारे में, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कि भारत कब जुड़ा, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बनता है। अब अगर बात करें यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं, प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं, तो आद्रे अजोले जो हैं ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि किस शासक की राज्यसभा सुशोभित करते थे। तो हमको बताना है कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि थे ये किस शासक की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा विक्रमादित्य जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। अगर बात करें कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, दरबारी चिकित्सक जो है जवाब एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रधानमंत्री होता है। अब हमको बताना है कि प्रधानमंत्री क्या होता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शासन का प्रमुख। जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन का प्रमुख होता है। अब अगर बात कर लें कि राज्य का अगर संवैधानिक प्रमुख के बारे में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की, दोस्तों प्रधानमंत्री कौन होता है, तो ये शासन का प्रमुख होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है
कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बरगद जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव हृदय की रक्त वाहिकाएँ नलियाँ कहलाती हैं। हमको बताना है कि जो मानव हृदय की रक्त वाहिकाएँ नलियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोरोनरी वाहिकाएँ जो हैं एकदम जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में किस भारतीय उद्योग से सर्वाधिक मजदूर नियोजित हैं। हमको बताना है कि किस भारतीय उद्योग में जो है सबसे अधिक मजदूर जो हैं वो नियोजित हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्त्र उद्योग जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मजदूर की बात करता है कि भारतीय उद्योग में किस भारतीय उद्योग में सर्वाधिक मजदूर नियोजित हैं, तो वस्त्र उद्योग में जो है सर्वाधिक मजदूर नियोजित हैं। अब अगर बात करें प्रश्न के बारे में दोस्तों, तो अगर जूट के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हमको बताना है कि जो एशियन विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मनीला ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। और मनीला दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पे, फिलीपींस के अंदर स्थित है। हमारा एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में स्थित है, मनीला में। और इसको एशियन बैंक को दोस्तों एडीबी भी बोलते हैं, एडीबी भी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। अगर बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो एशियन विकास बैंक की स्थापना जो है 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया। तो हमको बताना है कि जो जवाहर सुरंग है वो किस प्राकृतिक दर्रे को नाम दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करें जवाहर सुरंग जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनिहाल दर्रे में स्थित है। अब अगर बात करें कि जो जवाहर सुरंग है यह सुरंग कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का काम करती है। तो यह कश्मीर और जम्मू को जोड़ने का जो है काम करती है। अब अगर बात करें कि जो जवाहर सुरंग है ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग जो है, इसका जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। जो बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये कश्मीर के अंदर स्थित है। दोस्तों एग्जाम में दर्रे से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब अगर बात करें सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें पीर पंजाल दर्रा तो ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। दोस्तों चारों जो ऑप्शन दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपेदिक की एक बीमारी है। हमको बताना है कि जो तपेदिक है वो इससे क्या प्रभावित होता है, कहाँ पे इसकी जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या रहने वाला है, तो फेफड़ा जो है जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित भारत प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। तो हमको बताना है कि जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या है, अप्सरा जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अप्सरा जो है दोस्तों हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब अगर बात कर लें अप्सरा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, तो ये 4 अगस्त 1956 को महाराष्ट्र में तारापुर के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किस संशोधन से आम चुनावों में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो हमको बताना है कि जो किस संशोधन द्वारा आम चुनाव में वोट देने की जो उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी वो किस संशोधन द्वारा
की गई थी। तो हमको बताना है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है, तो इसका जो इसमें जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं जो हमारा जवाब होगा वो सही हो जाएगा। अब अगर जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 21 वर्ष की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वें संविधान संशोधन जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अध्ययन स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो हमको बताना है कि कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो 3 जो है कितने कालखंडों में बांटा गया, 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय है। तो हमको बताना है कि जो TRP है इससे क्या अभिप्राय है। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है ये हमारा जवाब इसका सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर ले जो TRP होती है इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि किस शो को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। जो टीवी पे चैनल होते हैं दोस्तों, तो उसमें कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है ये TRP के द्वारा ही हम जान सकते हैं। आइए बढ़ने की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है, तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चिकित्सा के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के लिए, अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है और शांति के लिए दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के लिए ये नहीं दिया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं नोबेल के पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना के बारे में अगर बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1895 में सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया। तो हमको बताना है कि इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या रहने वाला दोस्तों, तो पल्लवों ने इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया, तो पल्लवों ने विकसित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो हमको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं थोड़ा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर पूछता है कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। अब अगर बात कर लेते हैं कि महिला प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करते हैं, तो महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा दोस्तों, महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी हमारी इंदिरा गांधी जो हैं, ये महिला प्रधानमंत्री पहली रह चुकी हैं। अब अगर बात करें पहली महिला राज्यपाल के बारे में अगर बात करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात करें महिला सीएम के बारे में, पहली महिला सीएम के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी जो है जवाब एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न है एग्जाम में बहुत बार रिवाइज होते हैं, तो आप लोगों को ये प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन नृत्य के देवता हैं। हमको बताना है कि जो हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन देवता हैं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, हमारा यम जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिहिर भोज जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या देगा, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो हमको बताना है कि जो वायुमंडल में प्रायः गर्मी होती है वो कहाँ से आती है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला क्या हो जाएगा, तो विकिरण जो है जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना थी वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो खान अब्दुल गफ्फार जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो हमको बताना है कि जो इंडस के लोग थे वो किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो इंडस के लोग दोस्तों किसकी पूजा करते थे? दोस्तों पीपल की पूजा करते थे। किसकी? पीपल की पूजा करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, निम्नलिखित पदवियों में से किसका महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान परित्याग कर दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, केसर ए हिंद जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तब महात्मा गांधी जी ने इस कांड को देख करके उन्होंने अपनी केसर ए हिंद की जो उपाधि थी उन्होंने इसको त्याग दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, रायसीना पहाड़ी जो है जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अब अगर बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली राष्ट्रपति भवन बना हुआ है इसके डिज़ाइनर कौन थे? अगर डिज़ाइनर पूछता है इसके डिज़ाइनर कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एडविन लुटियंस जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या देखते हैं क्या दिया गया है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमको कौन सा इसका जवाब सही होगा बताना है दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न दोस्तों सभी एग्ज़ामों में बहुत बार ये रिवाइज होता है और एसएससी के एग्ज़ामों में तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। तो आइए इसको हम आज ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है और कहाँ से होकर के गुजरती है। तो इसका जो ट्रिक होगी वो क्या हो जाएगी, गमछा झार मित्र पर। तो ये ट्रिक हो गई। इसके द्वारा हम इन राज्यों के बारे में जानेंगे जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो गा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, गुजरात। गा का मतलब क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब अगर बात करें माँ के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। छा के बारे में अगर बात करें तो छा का क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है हमारा हो जाएगा। बात करें अगर झार के बारे में तो झार का वो क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। बात करें माँ के बारे में तो माँ ये हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगर बात करें त्रा के बारे में, त्रा का हो जाएगा त्रिपुरा, अगर पा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है जवाब हो जाएगा। रा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों जितने भी ये दिए गए हैं इनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा सही जवाब होगा हमको बताना है, और कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है ऑप्शन दिए जाएंगे तो हमको बताना होता है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। तो दोस्तों एग्जाम जो हमने अभी आप लोगों को ट्रिक बताई है, इसमें जितने भी हमने आपको बताए हैं इसमें से उड़ीसा जो है वो नहीं आया है। इसमें से उड़ीसा जो है नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी जितने भी दिए गए हमारे स्टेट दिए गए हैं उनमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इन प्रश्न को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है आप बहुत अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।